जेंट्स में जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो समस्या ज्यादा ट्रिगर करती है क्योंकि जेंट्स में वो जीन डोमिनेंट होता है, जैसे थायराइड है, फीमेल्स में पीसीओडी है। उन समस्याओं की वजह से भी एक ये मैनिफेस्टेशन होता है कि आपके बाल झड़ने लगते हैं। जो पेशेंट आजकल ज्यादा बढ़ गए हैं, हाइपर एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, हार्ट बर्न है, कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, इवन हेमोरॉइड्स जिसे हम नॉर्मल भाषा में पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स। हाँ जी, तो वो सारी चीजें आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। कॉफी, कैफीन, स्ट्रॉन्ग कैफीन वाली चीजें या डार्क चॉकलेट, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस होती हैं, डिओड्रेंट या परफ्यूम, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए होम्योपैथी दवा लेते समय। होम्योपैथी तेजी से बढ़ती एक पैथी है, मगर बहुत सारे सवाल भी हैं इसे लेकर के। कुछ लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी सिर्फ एलर्जी, स्किन डिसीज और फीवर तक सीमित है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है, कुछ लोग पूछते भी हैं क्या होम्योपैथी कैंसर, लिवर और किडनी में भी काम करती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हर आदमी जानना चाहता है। तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तशीन जैदी मौजूद हैं। तशीन एमडी होम्योपैथी है और कई वर्षों से लगातार प्रैक्टिस भी कर रही है। तो तशीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा स्टूडियो में आने के लिए आपका। तो पहला सवाल मेरा यही है कि क्या होम्योपैथी है क्या है और किस तरह से काम करती है? होम्योपैथी एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। हमारे इवन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो साइमल्टेनियसली दो पैथीज रन कर रही हैं। एक है एलोपैथी और एक सेकंड आती है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच पेशेंट की तरफ रखती है। जब पेशेंट आता है उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं तो जटिल से जटिल बीमारियों का जो है समाधान होम्योपैथी के अंदर मिलता है, क्योंकि जो इसकी अप्रोच होती है वो होलिस्टिक होती है। पेशेंट के सारे सिम्टम्स को कैलकुलेट करके प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद ही पेशेंट को पूरी असाध्य रोगों में भी पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश की जाती है। असाध्य मतलब जैसे कैंसर? हाँ बिल्कुल, लिवर, बिल्कुल किडनी, जी, क्या इसमें इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव है। सारे केसेस में नहीं कह सकते कि 100% इफेक्टिव है बस, लेकिन बहुत हद तक इफेक्टिव है। एलर्जी में ही कितना काम करती है? लोगों का सिर्फ ये मानना होता है कि होम्योपैथी सिर्फ एलर्जी में काम करती है, क्या ऐसा है मानना आपका? एलर्जी में तो बहुत अच्छा काम करती है, इसके अलावा तो बाकी रोगों में तो करती है, एलर्जी में बहुत अच्छा काम करती है, एक कंप्लीट क्योर के साथ। एलर्जी किस तरह की होती है और कितने टाइप की होती है? टाइप ऑफ एलर्जी बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि एलर्जी है क्या। एलर्जी जो होती है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसका एक हाइपर रिएक्शन होता है किसी भी नॉर्मल एनवायरमेंटल एलिमेंट या सब्सटेंस की तरफ। जैसे कि सपोज एलर्जी किसी को बहुत तरह की होती है एलर्जी। किसी को डस्ट से हो सकती है, पॉलन से हो सकती है, माइट से हो सकती है, या एनिमल फर्स होते हैं, बहुत सारे फूड एलिमेंट्स होते हैं उससे एलर्जी हो सकती है, किसी प्रकार के वेदर्स की वजह से एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी सपोज फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई एक्सप्लेन यू कि किसी को एनिमल हेयर, एक पर्सन है, उसने अपने हाथ में कोई पेट लिया हुआ है, वो नॉर्मल है, उसकी बॉडी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसकी साइड। लेकिन वही दूसरा पर्सन अगर एनिमल हेयर के लिए एलर्जिक है तो जब वो उसको लेगा तो उसको कुछ ना कुछ बॉडी हाइपर रिएक्शन देगी, जैसे कि उसको छींके आने लगे, या सपोज अगर वो इसकी स्किन एलर्जिक है तो स्किन पे कोई रैशेस, खुजली, इस तरह की चीजें उसको होने लगे। अब जैसे कि हम एलर्जी के प्रकार की बात करें तो हम एलर्जी को मोटे मोटे तौर पे इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं कि उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो किन किन ऑर्गन्स पे ज्यादा आता है। जैसे स्किन पे एक बहुत ज्यादा एलर्जी देखने को मिलती है, रेस्पिरेटरी जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके थ्रू एलर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत से लोग का जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू दिखाई देता है। तो स्किन एलर्जीज में आपको नॉर्मली अगर किसी चीज से भी एलर्जी है और आप उस पर एक्सपोज हो जाते हैं तो आपको रैशेज, रेडनेस, दाने, इस तरह की दिक्कतें होंगी। अगर रेस्पिरेटरी पैसेज में के थ्रू हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है तो छींकें होंगी, आंखों में लालपन है, नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, सांस लेने में तकलीफ, ये सारी चीजें हो सकती हैं। दौरान हम क्या चीजें इस्तेमाल करें या कोई ऐसी स्पेशली मेडिसिन इसके लिए है?
स्पेशली कोई मेडिसिन इसके लिए इस तरह से हम नहीं कह सकते कि है, लेकिन जब आपको इस तरह के कोई लक्षण आते हैं, आपको पेट संबंधी कोई एलर्जी है, सपोज कुछ लोगों को वीट से एलर्जी होती है, किसी को एग से है, किसी को मिल्क से है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, आपको पेट दर्द की समस्या हो रही है, कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने पे आपको डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या जो इससे पहले मैंने एलर्जी के लक्षण बताए, उस तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ। वो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच करेगा, आपके सारे सिम्पटम्स को लेगा और उसके बाद ही आपको जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाएगी, तब जाके कंप्लीट क्योर पॉसिबल अभी है। आपने कहा कि किसी को एग से प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये एग वाला एलर्जी है या साइकोलॉजी है? नहीं, एलर्जी होती है बेसिकली। कैसे? हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, कई बार वो मिसडायग्नोज कर लेता है चीज़ों को, कोई नॉर्मल सब्सटेंस को भी। तो वो हर किसी पर्सन में नहीं होता, लेकिन मिस रिकॉग्निशन बाय चांस एक फॉल्टी तरीके से आप कह सकते हैं कि बॉडी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है और पर्सन जो है उस चीज़ को, उसकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती, तो एक रिस्पॉन्स देती है जो कि नॉर्मल रिस्पॉन्स से हटके होता है। तो अंडे में तो प्रोटीन ज़्यादा होता है। नहीं, अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है, लेकिन कोई भी सब्सटेंस, फूड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है, प्रोटीन से भी हो सकती है इवन अंडे अच्छा, पे। एलर्जी और स्किन डिसीज को क्या एक ही कह सकते हैं, कुछ दोनों अलग-अलग हैं? स्किन डिजीज एक ब्रॉड टर्म है। बेसिकली अगर आम भाषा में मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऐसी चीज़ जो स्किन को अफेक्ट करे और स्किन उसके सिम्टम्स देने लगे और वो तो उसे हम स्किन डिजीज की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन स्किन डिजीज जो होती है बहुत प्रकार से अलग-अलग कैटेगरी में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एलर्जी की वजह से स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो वो एलर्जिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस की कैटेगरी में आ गई। अगर स्किन डिजीज जो है किसी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रही है, जैसे सपोज किसी को क्रोनिक किडनी फेलियर है, क्रोनिक किडनी डिसीज है, उसकी लेटर स्टेजेस में जो है स्किन पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ ड्राइनेस आती है। अच्छा, उसका भी इफेक्ट स्किन पे पड़ता है? जी हाँ, तो उस फिश स्केल लाइक स्किन दिखती है, उसे इक्थियोसिस बोलते हैं। और कोई लिवर का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है या ओबीज है, तो स्किन फोल्ड्स पे एक ब्लैकनेस दिखाई देती है, या स्पेशली नेक एरिया में, तो उसे एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। तो वो पेशेंट को लगता है कि स्किन प्रॉब्लम है, बेसिक सिस्टमिक डिसीज की वजह से वो हो रहा है, तो ये डॉक्टर का काम है डायग्नोस करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट देना। उसके अलावा एक्सटर्नल इन्फेक्शंस, जैसे कोई फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे, उसकी वजह से भी स्किन की डिजीज होती है, जैसे दाग, खाज, खुजली, दाने, एक्जिमा, और जैसे कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिसमें कि आपका लाइकेन प्लानस है, सोरियासिस है। इसे बिल्कुल सिंपल भाषा में थोड़ा समझाएं ताकि दर्शक आम भाषा में समझ अगर पाएं। सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो पेशेंट को तो सिर्फ इतना देखने की जरूरत है कि उसकी स्किन पे कुछ डिफरेंट चीजें होने लगी है, या उसको खुजली की प्रॉब्लम है, लालपन है, दाने हैं, दाद है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो जाके अपना डॉक्टर से मिले। बाकी ये का कहा जा सकता है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो आप उसे सिर्फ ये ना समझे कि ये स्किन प्रॉब्लम है, या यस आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें खराब हो सकती हैं। यस। यही। तो दूसरा मेरा ये है कि जैसे कि एलोपैथी डॉक्टर जो एलोपैथिक सिस्टम में क्या है कि हर चीज का जांच कराते हैं, तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसा है कि पहले आपको जांच उसके बाद ट्रीटमेंट? अगर हम दवा के एतबार से बात करें कि मेडिसिन जो हमें देनी होती है उसके लिए हमें जांच की जरूरत नहीं होती, उसके लिए सिर्फ हमें पेशेंट को देखने की जरूरत होती है, पेशेंट को एग्जामिन करने की ज़रूरत होती है और पेशेंट के सिम्टम्स लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो सिम्टम बेस्ड होता है। लेकिन डायग्नोस्टिक पर्पज से और फ्यूचर आपको क्या उसका रिजल्ट मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, पेशेंट की और की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशंस आर कंपलसरी। आप लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो पूरी आप हिस्ट्री पूछते हैं, फादर, दादा, माँ, बहन, तो वो क्या है बुरा, उससे क्या रिलेशन है उस बीमारी का, अगर कोई किसी भी बीमारी का? ओके, एक्यूट इलनेस में तो इतना ज्यादा हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती है एज पर माय एक्सपीरियंस, बट अगर क्रोनिक केस कोई आता है तो उसमें ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जैसे सपोज किसी को कैंसर है या किसी को एलोपेशिया है, बालों का झड़ना, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया स्पेशली, जैसे कि जो मेल्स में होता है, तो वो जेनेटिक डिसीज है, एक तरह से जीन्स में आती है,
और जब कोई चीज़ जेनेटिक होती है तो वो आगे जाके आपकी जनरेशंस को अफेक्ट करेगी। डायबिटीज़ के केसेस में भी ये चीज़ देखी जाती है, थायराइड के केसेस में देखी जाती है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें देखी जाती है। तो हम ये पता लगाने की उससे कोशिश करते हैं कि ये फैमिली हिस्ट्री में चली आ रही है ये चीज़ या अभी की भी फैक्टर्स की वजह से पेशेंट अफेक्ट हुआ है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ है, एक तो आपने बालों का झड़ना, दूसरा डायबिटीज़। जी। डायबिटीज़ क्या है कि मैं समझता हूँ कि 10, 15, 20 साल पहले लोगों को पता चला कि डायबिटीज़ भी कुछ होता है। उससे पहले की हिस्ट्री तो आपके पास है नहीं, हुँ। तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं? अगर उस केस में हम लोग बस पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री पे, पेशेंट की प्रेजेंट इलनेस के ऊपर ही हम लोग सिम्पटम्स लेके और उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, एक बाल झड़ना बड़ी-बड़ी समस्या है आज के दौर में। आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जेंट्स के झड़ रहे हैं, तो वो बाल झड़ने की रीज़न क्या है? कारण क्या है उसके? जेंट्स और लेडीज दोनों में ये समस्या इक्वली देखी जा रही है, बट जेंट्स में जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो समस्या ज्यादा ट्रिगर करती है क्योंकि जेंट्स में वो जीन डोमिनेंट होता है, फीमेल्स में वो जीन्स डोमिनेंट नहीं होता है कि आपका जो है। इसको थोड़ा-सा आसान लैंग्वेज में थोड़ा-सा जी, जैसे कि मेल्स के अंदर वो जीन काम करता है, अगर जनरल टर्म्स में बात करूं फीमेल्स में वो जीन काम नहीं करता है, तो एक वो कारण हो सकता है बाल झड़ने का। उसके अलावा ये है कि कई कारण है बाल झड़ने के, जैसे कि किसी एक्सटर्नल इन्फेक्शन की वजह से, सपोज स्कैल्प के ऊपर अगर आपके कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। दूसरा कारण कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही हैं लोगों के खराब लाइफस्टाइल की वजह से। तो जैसे B12 की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड, आयरन की डेफिशिएंसी, इन डेफिशिएंसीज की वजह से भी बाल झड़ते हैं। थर्ड रीजन जो है कोई आपको सिस्टमिक इलनेस है, कोई बीमारी है, जैसे थायराइड है, फीमेल्स में PCOD है, उन समस्याओं की वजह से भी एक ये मैनिफेस्टेशन होता है कि आपके बाल झड़ने लगते हैं। तो एक तो आपने बताया स्किन डिसीज में होम्योपैथी अच्छा काम करती है। बालों में कितना काम करती है, बालों के झड़ने को रोकने के लिए? बालों के झड़ने को रोकने के लिए होम्योपैथी बहुत कारगर है, बहुत अच्छा काम क्या क्या है इसमें, कैसे इलाज चलता है इसका? इलाज तो देखिए बेसिकली जो एक पैटर्न है ट्रीटमेंट का वो सेम ही होता है, मतलब हम कैलकुलेटिवली सारे ही सिम्टम्स पेशेंट के लेते हैं, स्पेशली रिलेटेड सिम्टम्स जो होते हैं उसके हिसाब से हम अपनी दवा का चयन करते हैं और फिर मेडिसिन पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। तो अगर 2 पेशेंट्स फीमेल पेशेंट है, सपोज दोनों अपनी बाल की झड़ने की समस्या लेकर आई हैं, तो जरूरी नहीं है कि सेम कॉज हो, पहले तो उनका कॉज अलग हो सकता है, प्लस अगर कॉज उनका सेम भी हुआ तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनको सेम मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब करें। दोनों की इंडिविजुअलिटी के हिसाब से दोनों को डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट टाइम जोन के लिए हम दे सकते हैं। अच्छा, आपने कहा बाल झड़ने के बाद आपका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, ठीक है, वो बड़ा खतरनाक होता है। अभी हमने देखा कि कानपुर के एक इंजीनियर था, उसकी डेथ हो गई, तो वो कितना खतरनाक है, थोड़ा सा उसे बताएं। हेयर ट्रांसप्लांट आजकल देखा जा रहा है कि कराया जा रहा है, लोग कराते हैं, सक्सेसफुल भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार दवाओं के रिएक्शंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रांसप्लांट करा लिया तो बाद में फॉलोइंग ट्रीटमेंट आपका नहीं चलता, साथ में उसके बाद में आपको दवाएं भी खानी होती हैं जो शरीर पे कहीं ना कहीं आपको असर करती हैं। अब आपकी बॉडी में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, आपका हार्ट पहले से अफेक्टेड है, कोई चीज पहले से अफेक्टेड है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इल इफेक्ट्स उस मेडिसिन के हो जाते हैं, तो डेथ कॉज हो सकती है। अदरवाइज इट्स नॉट कॉमन कि डेथ हो ही जाए उस चीज में। अच्छा, बालों का इलाज कितने टाइम तक कराना चाहिए तब उसका असर दिखेगा? ये भी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, पेशेंट टू पेशेंट ये चीज वेरी करती है और कॉज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस कॉज की वजह से बाल झड़ रहे हैं। तो इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है, किसी किसी को 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट में भी फायदा हो जाता है, किसी को महीना, 2 महीना, 6 महीने भी लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, सीवियरिटी पे भी डिपेंड करता है, पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी पे कि वो दवा का उसके ऊपर कितना असर हो पा रहा है, उसकी जो वाइटल एनर्जी है कितना उस पर रिस्पॉन्ड कर पा रही है, बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा, क्या सस्ता है या महंगा है होम्योपैथी में? कंपैरेटिवली तो चीपर है। अच्छा, अब हम बात करें पेट की। होम्योपैथी पेट की जो समस्या है या पाचन शक्ति मान लीजिए, या तो उस पे कितनी कारगर है? बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं होम्योपैथी से, इवन विदाउट साइड इफेक्ट। अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो बहुत इजीली आप उन समस्याओं से निदान पा सकते हैं। अच्छा,
तो कौन-कौन सी समस्याएँ, मुझे 5 या 6 समस्या ऐसी बताइए जो पेट से संबंधित हैं? बिल्कुल। आजकल क्या है कॉमनली जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है, जो पेशेंट आजकल ज़्यादा बढ़ गए हैं, हाइपर एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, हार्ट बर्न है, कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, इवन हेमोरॉइड्स जिसे हम नॉर्मल भाषा में पाइल्स बोलते हैं। पाइल्स। हाँ जी। तो वो सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। हुँ। तो दूसरा एक सवाल मेरा था, आपने जब कहा था कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर के, जी। जैसे बांझपन हो गया हुँ, या आईवीएफ हो गया, हुँ। तो होम्योपैथी कितना इसमें इफ़ेक्टिव है प्रेगनेंसी में? मैं आपको इस पे महिलाओं की समस्याओं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, नॉट ओनली आफ्टर मैरिज या किसी को कंसीव करना है, उसके अलावा भी जितनी समस्याएँ हैं उन पे थोड़ा ब्रीफ करती हूँ। एक्चुअली जैसे कि होम्योपैथी जो है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जिस पे बहुत अच्छा वर्क करती है, कंप्लीट क्योर देती है। इवन मेरे खुद के बहुत सारे केस एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसमें कंप्लीट क्योर पेशेंट को हुआ है। उन बीमारियों में है पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि बच्चेदानी की गांठें, और इसके अलावा पीआईडी की प्रॉब्लम यानी कि किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन जिसमें महिलाएं जो है इस प्रकार के लक्षण लेकर आती हैं कि कोई उनको वजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, जलन है, खुजली है, पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पीरियड्स हैवी ब्लीडिंग होना या कम होना या समय पे ना होना, अत्यधिक पेन ज्यादा इन इस प्रकार की समस्याओं में होम्योपैथी जो है बहुत इवन कंप्लीट क्योर तक असर करती है। साइड इफेक्ट्स तब तक नहीं है जब तक आप प्रॉपर सलाह के साथ मेडिसिन ले रहे हैं। जब महिलाओं की जो व्यक्तिगत समस्याएँ हैं, वो आप जानती होंगी हाँ बेहतर जी। क्या होता है? उसमें होम्योपैथी का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है और कितना महँगा और सस्ता है? होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अगर आप किसी जेन्युइन डॉक्टर से या हॉस्पिटल में जाके आप लेते हैं तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट हमेशा आपको एक कंपैरेटिवली चीपर ही होता है और कोई भी उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। और मार्केट में अगर आप जाके देखें अलग अलग डॉक्टर्स के पास या कहीं जहां भी आपको अच्छा लगे आप वहां पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दवाएं उतनी ज्यादा महंगी नहीं पड़ती हैं पेशेंट्स को। कैंसर में कितना इफ़ेक्टिव है? क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज जो की हम बात करते हैं, थर्ड, फोर्थ में तो मुझे लगता है कि कुछ बचता ही नहीं है। स्टार्टिंग में अगर पता चल जाए हमको तो क्या होम्योपैथी कारगर है उसमें? स्टार्टिंग में अगर हमें पता चल जाता है तो बहुत हद तक कारगर है उसमें। रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है कई बार, लेकिन कैंसर के साथ ड्रॉबैक ये है कि वो इनिशियल स्टेज पे यूजुअली पता नहीं चलता। वो सेकंड थर्ड स्टेज पे फाइनल स्टेज पे जाके ज्यादातर डायग्नोज होता है। तब तो बहुत देर हो तब चुकी तक देर हो चुकी होती है, लेकिन होम्योपैथी की सपोर्ट से पेशेंट को एक लाइफ स्पैन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया जा सकता है या क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका बढ़ाया बेटर किया जा सकता है, और बाकी उसकी जो कीमोथेरेपीज के सेशंस हैं उनको थोड़ा कम किया जा सकता है। कई केसेस में रिवर्सिबिलिटी आती है बट 100% आती है, हर केस में आती है, उसके लिए मैं आपसे अभी नहीं कह सकती। अच्छा, दूसरा आजकल देखा जा रहा है कि लिवर पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है लोगों को, कहते हैं फैटी लिवर। जी। तो फैटी लिवर में होम्योपैथी किस तरह से काम करती है? फैटी लिवर में बहुत अच्छा काम करती है होम्योपैथी। कुछ मेडिसिन हैं थेरेप्यूटिक बेसिस पर भी हैं और इंडिविजुअलिटी के हिसाब से भी अगर मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाए पेशेंट सिम्टम के अकॉर्डिंग तो 100% फैटी लिवर उससे ठीक हो जाता है। लेकिन सिर्फ मैं एक एडवाइस और देना चाहूंगी कि सिर्फ होम्योपैथी या किसी भी पैथी की मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट ना रहें। फैटी लिवर है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, शुगर है, थायराइड है, इसके लिए आप खुद भी अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करें, जैसे कि टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, बाहर का खाना ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, घर का खाना ही खाएं, प्रेफर करें, खाने में फैटी और स्पाइसी कंटेंट को अपना कम रखें। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा व्यायाम करें, दिन भर में थोड़ा सा वॉक करें 15 से 20 मिनट, तो ये सारी चीजें बहुत कारगर होती हैं। इवन इससे आप बहुत हद तक बच भी सकते हैं, खुद को ठीक भी कर सकते हैं। ये कहाँ तक सही है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है या उसका असर होता है या नहीं होता? ये मिथ है या सच है, क्या है? एब्सोल्युटली मिथ है। उसका रीजन ये है कि होम्योपैथी इमरजेंट केसेस में भी काम करती है, बहुत, नॉट ऑल बट बहुत सारे, और एक्यूट केसेस में भी काम किस करती है। काम करती है, किस किस में नहीं करती है? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। जैसे कि सपोज अगर किसी को बीपी की समस्या है या एकदम से बीपी किसी का स्विच हो जाता है, बहुत हाई बीपी हो जाता है, उसमें तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि एकदम से इमरजेंसी में होम्योपैथी ने बहुत अच्छा वर्क किया है, इवन कई बार किया है। शुगर लेवल एकदम से डाउन चला जाए या कोई इंसेक्ट बाइट किसी को हो जाए, सुपरफिशियल बर्न अगर किसी को हो जाए, उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। किसी तरह की कोई सुपरफिशियल या मस्कुलर इंजरी हो जाए, वहां पे आप होम्योपैथी का यूज कर सकते हैं।
अगर कोई केस बहुत सीवियर है, सपोज किसी को फ्रैक्चर हुआ है या एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है या कोई और गंभीर समस्या हो गई है इमरजेंट बेसिस पे, तो यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। उसके लिए आप पहले जाएं, अपना प्राइमरी मैनेजमेंट करवाएं। बोन टूटी है तो अलाइनमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। उसमें एकदम से आप मेडिसिन, हाँ, जब आप ये करवा लें, अलाइनमेंट करवा लें प्राइमरी मैनेजमेंट के बाद, आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं और उससे आपको जल्दी से जल्दी हीलिंग होने में बहुत हेल्प मिलती है। उसमें भी काम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, एक बार प्राइमरी मैनेजमेंट हो जाने के बाद। अच्छा, कैंसर, डायबिटीज या ईड्स जैसी बीमारियों में कितनी कारगर है? या दावा सही है या गलत है कि ये सही हो जाता है? देखिए, कैंसर का तो मैंने भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ही था। डायबिटीज का मैं आपको बता देती हूँ कि डायबिटीज में ऐसा होता है कि जब आपको बहुत प्राइमरी लेवल पे पता चल रहा है या प्री डायबिटिक स्टेज में आपको पता चल रहा है, तो अगर आपने एलोपैथिक स्टार्ट नहीं किया है तो आप होम्योपैथिक स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से क्योर पॉसिबल है डायबिटीज में भी इवन। लेकिन होता क्या है, पेशेंट यूजुअली 7-8 साल, 10-20 साल निकालने के बाद होम्योपैथ के पास आता है और फिर अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि उसकी बीमारी को 15-20 दिन, महीना भर में पूरी तरह से ठीक कर दिया जाए, तो बहुत ही अननेचुरल एक्सपेक्टेशन है। फिर वही बात आ जाती है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, तो स्लो नहीं काम करती। अगर कोई पेशेंट 7-8 साल पुरानी बीमारी लेकर आ रहा है, आइदर इट इज डायबिटीज और एनीथिंग, तो होम्योपैथी को भी अपना काम करने में एटलीस्ट 6-7-8 महीने लगेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं। कई बार पेशेंट्स में जो है उतना पेशेंस होता है, कई बार नहीं भी होता है, तो ये चीज हो जाती है। लेकिन अदरवाइज होम्योपैथी हर तरह के केस में काम करती है, क्विकली भी काम करती है। स्लो नहीं कह सकते, आपका पेशेंस कह सकते हैं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी बीमारी कितनी पुरानी है, तो फिर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अच्छा, होम्योपैथिक दवा लेने के कुछ रूल है कि वो क्या है कि आपको दवा किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, उसके आगे पीछे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो थोड़ा सा बताइए। होम्योपैथी दवा के जो रूल्स होते हैं, कई बार तो पेशेंट की जो इलनेस होती है, हम जो पेशेंट को जो परहेज बताते हैं, तो किस बीमारी में क्या परहेज रखना है, वो तो एक अलग चीज रही, वो तो उसको करना ही है। लेकिन सिर्फ अगर दवा के पर्सपेक्टिव से आप पूछ रहे हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से कॉफी, कैफीन, स्ट्रॉन्ग कैफीन वाली चीजें या डार्क चॉकलेट, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस होती हैं, डिओड्रेंट या परफ्यूम, वो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए होम्योपैथी दवा लेते समय। अच्छा, दवा लेने से पहले कितने टाइम पहले नहीं कुछ खाना है और दवा लेने के बाद कितने टाइम नहीं खाना है? कुछ ऐसा बताते हैं डॉक्टर्स के ये टाइम है, इससे आपको बचना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि खाने से होम्योपैथी दवा का कोई रिलेशन नहीं होता है। कि एलोपैथिक में ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद आपको मेडिसिन लेनी है। होम्योपैथी की मेडिसिन आप खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। लेकिन जो टाइम गैप बताया जाता है कि आप 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा गैप रखें, उसका रीजन ये होता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो टंग से एब्जॉर्ब होती है, हमारे नर्वस सिस्टम से बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। तो इसलिए दवा को पूरा एक्शन करने का टाइम दिया जाए, इस वजह से कहा जाता है कि आप थोड़ा सा गैप मेंटेन करें। अच्छा, अभी आपने कॉफी के लिए मना किया। हाँ जी। उसमें प्याज और चाय का कुछ ऐसा है कि वो इस दौरान जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा है होम्योपैथी का, तो आप ना लें? इसमें अलग अलग धारणाएं हैं अलग अलग प्रैक्टिशनर्स की। बहुत से प्रैक्टिशनर्स हैं जो कॉफी के अलावा भी, जैसे कि अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, इन चीजों के लिए भी मना कर देते हैं। हींग हो गया, उनके लिए भी मना कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मना? क्योंकि ये सब मेडिकेटेड प्रॉपर्टीज रखती हैं ये सारी चीजें, और जब आपकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है तो हम नहीं चाहते कि कोई और मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो है उसको इंटरप्ट करे, मेडिसिन के एक्शन के बीच में आए, इसलिए प्रिकॉशनरी वो चीजें मना कर दी जाती हैं। अच्छा, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हम होम्योपैथिक दवा लेने से पहले, या बिना डॉक्टर के सलाह के हम होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं या नहीं? नहीं, इसके लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन ले, क्योंकि कई बार अगर आप कहीं गूगल से देख के या किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस से, आजकल तो गूगल ही डॉक्टर हो गया है लोगों का। जी, तो अगर आप ले भी लेते हैं दवाई, तो उसमें होता यह है कि आपको ये नहीं पता होता है कि आपको कितनी पोटेंसी में दवा लेनी है, कितने टाइम तक दवा लेनी है, कितना रिपीटेशन में आपको मेडिसिन लेनी है। प्लस उसके साथ अगर आप कोई अदर मेडिसिन भी ले रहे हैं, 2 मेडिसिन आप साथ में ले रहे हैं, तो कई बार पेशेंट्स को ये भी नहीं पता होता कि मेडिसिन का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनमिकल तो नहीं है, एक दूसरे की काट तो नहीं कर देंगी, या फिर ये है कि कोई इल इफेक्ट तो नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हमें नहीं पता होती हैं। तो कई बार बाई चांस फायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में या हमेशा के लिए आप खुद ही मेडिसिन लेते रहें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी चाहिए। ओवर द काउंटर
क्या होम्योपैथी दवा ले सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो उस तरह से तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। वही चीज मैंने अभी आपको बताई, डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर क्या होता है, एक कंप्लीट मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। वो आपकी बीमारी के बारे में भी जानता है, बीमारी कितने समय में ठीक होगी होगी नहीं होगी, वो आपको सारी डिटेल एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा आपको काउंसलिंग भी देता है। तो सारी चीजें आपके प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में शामिल होती हैं। तो फुल प्लान ऑफ ट्रीटमेंट के साथ ही आपको सलाह के साथ दवा लेनी चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग स्किन की बात कर चुके, कैंसर की बात कर चुके, डायबिटीज या पेट की, मैं मोटापे की बात करूंगा। उसमें होम्योपैथी कितनी कारगर है और क्या क्या कर सकती है? उसमें क्या किसी का मोटापा या फैट कम हो सकता है उससे? उसमें कोई भी पैथी की मेडिसिन हो, नॉट ओनली होम्योपैथी। तो अगर कोई भी पैथी की मेडिसिन ये दावा अगर कर रही है, तो मेरे हिसाब से वहां कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो दावा नहीं, लेकिन हाँ मेडिसिन, हम जैसे लोगों को कुछ नहीं होना। मेडिसिन नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ कि इतना हो सकता है कि कोई भी जो मेडिसिन होती है वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप कर सकती है, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, आपकी एपेटाइट को कंट्रोल कर सकती है। बाकी मोटापा कम करने के लिए काम आपका खुद का होता है। आप अपनी डाइट बैलेंस करें, आप अपनी दिनचर्या ठीक करें, आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में शामिल करें। इसके अलावा मेडिसिन का ये भी काम होता है, या डॉक्टर का ये भी काम होता है कि मोटापा अगर किसी वजह से है, जैसे पीसीओडी की वजह से है, या थायराइड की वजह से है, या कोई और स्ट्रेस की वजह से है, तो हमारा काम ये है कि हम उस बेसिक कॉज पे काम करेंगे कि पेशेंट का थायराइड ठीक हो, पीसीओडी ठीक हो, उसका स्ट्रेस लाइफ से हटे। तो अपने आप जो ये मैनिफेस्टेशन है मोटापे वाला, वो धीरे धीरे करके खुद कम हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये थे कि क्या होम्योपैथी और एलोपैथी एक साथ चल सकता है या नहीं? जी हाँ, चल सकता है। बहुत सारे केसेस में चल सकता है। कुछ ही रेयर केसेस हैं जहाँ पे नहीं रिकमेंड करते हैं हम कि साथ में आप मेडिसिन एक साथ लें, बाकी चल सकता है। अच्छा, तो तशी देखा होगा या तुम सफर किया होगा गाड़ी से, तो ऑटो देखे, ऑटो के पीछे हाइट बढ़ा है, देखिए ऐड देखे, ये दवा खाएगी तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। क्या होम्योपैथी में कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिससे लोगों की हाइट बढ़ जाए? कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है। वही चीज है कि फिक्स फॉर्मूला नहीं है किसी चीज का। सारा का सारा जो केस है वो इंडिविजुअलिटी पर ही डिपेंड करता है। अगर हाइट ना बढ़ने का कोई रीजन है, कोई जेनेटिक इशू है बच्चे के अंदर, तो उस पे हम काम करेंगे ताकि उसकी हाइट बढ़े। अदरवाइज ये है कि बच्चे की इंडिविजुअलिटी पे काम करेंगे। लेकिन एक जो नॉर्मल मिथ है आजकल, लोग कहते हैं कि एक बार लड़कियों के मेंसेस स्टार्ट हो जाने के बाद हाइट नहीं बढ़ती 12-13 साल के बाद। ये सच है या? ये मिथ है। ओके। 18 ईयर्स तक हाइट बढ़ती है, जब तक बोन्स के एंड फ्यूज नहीं हो जाते हैं हाइट बढ़ती है। लड़कों में अराउंड 20-21 ईयर्स तक बढ़ती है, लड़कियों में 18 साल तक हाइट बढ़ती है। अच्छा, एक सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आया और आपकी जो ट्रीटमेंट है उसमें तो मीठी गोलियां है, वो कैसे, वो फायदा करेगी या नुकसान करेगी उसको? मीठी गोली इज जस्ट अ मीडियम। वो हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ मिनिमम, वो मेंटेन रहे और पेशेंट को लेने में ईज रहे, पेशेंट इजीली कैरी कर सके। लेकिन अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो हम मीठी गोलियों में मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। उसके लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि हम डायरेक्ट, जैसे डाइल्यूशन को हम डायरेक्ट टंग पर रिकमेंड कर सकते हैं पेशेंट को लेने के लिए, या हम वाटर को मीडियम बना के उसमें मेडिसिन हम पेशेंट को डिस्पेंस कर सकते हैं। जैसे सर्जरी के केसेस में क्या होम्योपैथी काम करती है हील करने के लिए कुछ भी उसके? आफ्टर सर्जरी या सर्जरी ना हो उसकी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आप पोस्ट सर्जरी हीलिंग को एनहांस करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। और कुछ केसेस हैं, जैसे बहुत तरह के ट्यूमर्स हैं, लाइपोमा है, फाइब्रोएडिनोमा है, पथरियां हैं, जैसे कि किडनी स्टोन स्पेशली, उसमें होम्योपैथी 100% काम करती है विद कंप्लीट क्योर। अच्छा, एक सवाल मेरा बिल्कुल हट के है, वो डॉक्टर्स का ही लड़ रहा है आपस में। होम्योपैथी डॉक्टर हमेशा एलोपैथी डॉक्टर्स हमेशा होम्योपैथी के अगेंस्ट क्यों रहते हैं? क्या बिजनेस डर है उन्हें? अब ये सवाल आप उनसे कह रहे थे, क्योंकि हमें तो कोई डर नहीं है। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, एक सवाल और है कि जो आजकल नकली दवाइयों का, जैसे एलोपैथी की रोजाना दवाइयाँ पकड़ी जाती नकली, तो क्या होम्योपैथी में वैसा है? अभी तक तो ऐसा होम्योपैथी में नहीं देखने को मिला है, क्योंकि उसके चांसेस नहीं है। होम्योपैथिक दवाओं का जिस तरह से प्रिपरेशन होती है उसमें वो चांस नहीं होते हैं। अच्छा, अब मेरा लास्ट 1-2 सवाल है। जैसे कि होम्योपैथी का जो इमरजेंसी की हम बात कर रहे थे कि जैसे एंटीबायोटिक हुआ,
ठीक है, एंटीबायोटिक आपका तुरंत आपको ठीक करने के काम आता है, क्या होम्योपैथी में भी ऐसा कुछ है ताकि तुरंत फौरन उसे रिलीफ? होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं कि केस टू केस वैरी करती हैं चीजें, लेकिन होम्योपैथी इमरजेंट केसेस में एकदम काम करती है। सपोज किसी को अगर माइग्रेन का एकदम से अटैक आ रहा है या पेशेंट में एकदम एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो जरूरी नहीं है, कई बार जरूरत नहीं होती कि आप उसे हॉस्पिटल लेके जाएं, वो घर में ही कई बार क्योर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। जैसे आयुर्वेदिक में तनाव को कम करने के लिए या नींद के लिए एक मेडिसिन पढ़ा था मैंने, ब्रह्मी शायद घास टाइप की कुछ दवा आती है, क्या होम्योपैथी में कुछ ऐसा है जो तनाव दूर कर सके? इवन होम्योपैथी में भी बकोपा मॉन्ट्री नाम से मेडिसिन आती है, वो ब्राह्मी से ही बनती है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन अगर आप तनाव की जैसे बात कर रहे हैं तो है, तनाव मीन्स अगर आप हाइपरटेंशन की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेडिसिन है, लेकिन अगर मेंटल टेंशन, नॉर्मल स्ट्रेस, एंजाइटी की बात कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। कोलेस्ट्रॉल कैसे दूर कर सकते? कोलेस्ट्रॉल के लिए भी होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं इवन, तो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हम सिलेक्ट करके मेडिसिन देते हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए जो प्रिकॉशंस पेशेंट को रखने चाहिए, जैसे कि अपना ऑयली फैटी फूड पे कंट्रोल है, लाइफस्टाइल है, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को कम करना है। तशील कुछ ऐसा बताइए जो मैं ना पूछ पा रहा हूँ, जो मेरी समझ में ना आ रहा हो, ताकि दर्शकों के लिए वो काम की चीज हो। पेशेंट्स, कई बार बहुत से लोगों का एक सवाल ये भी होता है कि होम्योपैथी प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह काम करती है या नहीं करती। देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन विच एक्टेड एज प्रिवेंटिव मेडिसिन, उसके हमारे पास हिस्ट्री में जो है एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि एक मेडिसिन है बेलाडोना, स्कारलेट फीवर में उसने एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन काम किया। कॉलरा के लिए क्यूप्रमेट है, कैम्फर है जिसने एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन काम किया। स्मॉल पॉक्स या चेचक जो होती है उसके लिए वेरियोलाइनम है। अभी ज्यादा दूर नहीं जाए तो कोविड हुआ था, कोविड-19 में आर्सेनिक एल्बम एक दवा बहुत प्रचलित हुई थी जिसने एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत अच्छा काम किया था और कई लोगों को कोविड इन्फेक्शन से सेव किया था। अभी मेरे साथी जो पूछ रहे थे, शायद आपसे भी बात हुई थी, वो पूछ रहे भूल गए आपसे कि जैसे किसी की डायलिसिस हो रहा है और उसे कम करने के लिए या खत्म करने के लिए होम्योपैथी हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए यही है कि अगर बहुत एडवांस केस है वो, तो हम उसमें होम्योपैथी का सपोर्ट दे सकते हैं, एज अ पैलिएटिव मेडिसिन भी उसमें काम कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस उसमें ये भी हो कि वो कंप्लीट क्योर भी उसमें दे पा रहे हो, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। बट एज पर माई एक्सपीरियंस उसमें ये किया जा सकता है कि जो उसके डायलिसिस के सेशन पेशेंट के चल रहे हैं उनको कम किया जा सकता है। उसका जो लाइफ की क्वालिटी है उसको आप मतलब अच्छा कर सकते हैं और लाइफ स्पैन को आप इंक्रीज कर सकते हैं। कंप्लीट रिवर्सिबिलिटी आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें। पिछले पॉडकास्ट में हमारे दर्शक ने एक सवाल पूछा था कि क्या इंडिया में रिसर्च सेंटर है होम्योपैथी के? जी हाँ, गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर्स हैं जिसमें कि CCRH जो कि सेंट्रल का रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, उसकी ब्रांचेस भी हैं इंडिया के डिफरेंट कैपिटल सिटीज में। CCRH की फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, और एक है NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो कि कोलकाता में है। तो वहाँ पे रिसर्चेस होती हैं, रेगुलर बेसिस पे रिसर्चेस होती हैं। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कोट्टायम में भी है एक मेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। एक सवाल है कि जैसे कि एलोपैथी में जो डायग्नोस होता है जांच के या किसी भी थ्रू एक्सरे या CT स्कैन के थ्रू, तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिससे कि उसका डायग्नोस किया जाए? डायग्नोस्टिक मेजर्स जो हैं उन्हीं के थ्रू ही पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है, जैसे कि एलोपैथिक डॉक्टर्स कर रहे हैं उन्हीं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम भी डायग्नोस पेशेंट को करवाते हैं। क्योंकि डायग्नोसिस का किसी पर्टिकुलर पैथी से कुछ लेना देना नहीं है, उसका तो पेशेंट की इलनेस से लेना देना है। वो हमें केस बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर पहले हमारा ये फर्ज है कि हम उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस हम उसकी बनाए। तो उसके लिए अगर हमको इन्वेस्टिगेशंस करानी है, आइदर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करानी है या रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करानी है, तो हम वो करवाते हैं। एक सवाल और है कि होम्योपैथी में कई कंपनीज होती है, सबसे ज्यादा जो चलता है वो जर्मन और इंडियन, तो उनमें दोनों में से कौन सी ज्यादा असरकारी है, जर्मन या इंडियन? देखिए, जर्मन कंपनीज जो है वो बहुत एंशियंट टाइम से, ओल्डर टाइम से आप कह सकते हैं कि उनके मेडिसिन प्रचलन में है और वो एक क्वालिटी भी मेंटेन करते आ रहे हैं, नो डाउट। तो जो लोगों के मन में है कि हाँ वो लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो कंपैरेटिवली इंडियन उतना असर नहीं करेगी, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन अब इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं
जो मेडिसिन बना रही हैं और उनका क्वालिटी चेक भी होता रहता है टाइम टू टाइम, तो वो मेडिसिन भी पूरी तरह असर करती हैं, कारगर हैं। तो अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अच्छा, महिलाओं से संबंधित कुछ बीमारी ऐसी हैं उनकी प्रेगनेंसी को लेकर के, तो उस पर थोड़ा सा डिटेल में बात करें ताकि हमारे दर्शक, जो महिला दर्शक है, वो सारी चीजें समझ में पाए। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उन बहुत सारी समस्याओं में कई समस्याएं बहुत ऐसी हैं। समस्या, जो मेजर समस्या कौन कौन सी, वो डिफाइन करिए। जी, आजकल जो देखा जा रहा है 20 to 30 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में स्पेशली पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या या यूट्राइन फाइब्रॉइड की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, जिसका होम्योपैथी में कंप्लीट क्योर है। उसके लक्षणों में पेशेंट में ये देखा जा सकता है कि पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, टाइम से ना होना या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना या एक हद से कम ब्लीडिंग होना, बहुत पेनफुल मेंसेस होना, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा जो जब एक फीमेल की एज होती है 12 to 13 इयर्स ऑफ एज, जब उसको मीनार्की आती है यानी फर्स्ट मेंसेस अपीयर होते हैं, अगर उनको होने में भी डिले हो रहा है, अगर आपकी बच्ची 14, 15, 16 साल की हो गई है, मेंसेस नहीं हो रहे हैं, तो यू शुड गो टू द डॉक्टर, टू अ होम्योपैथिक डॉक्टर 14 साल के बाद। हाँ जी, अगर उसको नहीं मेंसेस आ रहे, हो सकता है कि कुछ उसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो, तो उसका भी इलाज संभव है। उसके अलावा जब फीमेल मीनोपॉज की तरफ जाती है 45 to 50 इयर्स ऑफ एज और मेंसेस बंद होने का टाइम आता है, उस समय पे भी बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जो फीमेल फेस करती है, जैसे कि बॉडी पेन हो गया, मूड स्विंग्स हो गए, चिड़चिड़ापन है, हाथ पैरों में दर्द होना, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो उसके लिए भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उसमें भी होम्योपैथी बहुत हेल्प करती है। प्लस जब आप आफ्टर मैरिज आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि फिम्ब्रियल ब्लॉकेज की वजह से है या सिस्ट की वजह से है या किसी ट्यूमर की वजह से है, तो उन समस्याओं का भी पूरी तरह से निदान होम्योपैथी में है। अच्छा, ये कि सुनने में या देखने में आया कि 40 प्लस या 45 प्लस जैसी एज होती है, तो मुझे लगता है कि लोग जो कहते हैं कि कंसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सही है या गलत? हाँ जी, एक बायोलॉजिकल एज होती है जो कि जिसमें कि इंसान जो है रिप्रोडक्टिवली बहुत एक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है, उस समय में कंसीव करना इजी होता है, जैसे कि 20 इयर्स से लेके 35 इयर्स के बीच में। उसके बाद बायोलॉजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेट हो सकता है। और भी कुछ समस्याएं अगर आपको साथ में हो गई हैं, शुगर है, थायराइड है, तो वो दिक्कतें भी। शुगर में क्या दिक्कत आती है? जी हाँ, शुगर हमारी बॉडी के सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, तो दिक्कतें आती हैं और शुगर पूरी तरह से इम्पैक्ट करती है, हर सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तशीन। तो ये थी डॉक्टर तशीन जैदी जो हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे, और मुझे लगता है कि आपके हर उस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो आप जानना चाह रहे थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।